एवरीवन, एक बार फिर हम लोग मिल रहे हैं यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सत्या पर। आज हम इंग्लिश की फ्रेश शुरुआत करेंगे, जिसमें हम बहुत बारीकी से इंग्लिश को पढ़ेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो, आप में से ज़्यादातर को ये पता ही होगा कि इंग्लिश क्या होती है। इंग्लिश एक भाषा है। देखो, कुछ छोटी छोटी बातें हैं ना, भाषा को सीखने से पहले हमें समझनी ज़रूरी होती हैं, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। होता क्या है, देखो, जैसे मैं लिखूँ हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ्स, मैंने ये 4 नाम लिखे। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं आपको कुछ बताने के लिए बोल रहा हूँ, आप उसको सुन के समझ पा रहे हैं और आपको पता है कि वो भाषा कौन सी है। वो भाषा है हिंदी। वो जो लैंग्वेज है वो क्या है, हिंदी। तो हिंदी क्या है, लैंग्वेज। इंग्लिश जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, इंग्लिश। जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, जो ये मैंने सेंटेंस बोला ये किस भाषा में था, ये था इंग्लिश में। तो इंग्लिश भी क्या है, ये भी एक लैंग्वेज। अब ऐसा कोई सेंटेंस है जो मैं बोल सकूं, जैसे मैं पूछूं आपका नाम क्या है, तो ये हिंदी हो गई। मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो ये इंग्लिश हो गई। ऐसा कोई सेंटेंस है जिसको हम ये बोल पाए कि ये साइंस है? नहीं बोल पाते ना, क्योंकि साइंस एक लैंग्वेज नहीं है, ये सब्जेक्ट है जिसको हम स्टडी करते हैं। मैथ्स भी क्या है, सब्जेक्ट है। तो बेसिक सी बात ये समझ लो कि एक सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज में क्या फर्क होता है। लैंग्वेज का काम होता है बातों का, अपने कोई दिमाग में आइडिया है, कोई थॉट है, कोई फीलिंग है, वो हमें दूसरे को बतानी है। तो कहने का मतलब अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने जो भी फीलिंग्स है वो दूसरे के साथ शेयर करने के लिए हमें एक मीडियम की जरूरत होती है, और वो हम किसी भाषा के थ्रू ही बता पाते हैं। वो जो मीडियम है ना, मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन, जो उसको क्या, उसका उसमें किसका यूज होता है, भाषा का यूज होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज का यूज क्या होता है, किसी को अपने थॉट्स, आइडियाज, जो भी दिमाग में है वो बताने के लिए, या फिर सामने वाले का जानने के लिए। तो भाषा का यूज क्या हुआ, लैंग्वेज का यूज क्या हुआ, कन्वर्सेशन। लैंग्वेज इज ए वे ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन लिखनी चाहो तो लिख सकते हो, पर ना लिखनी चाहो तो आपकी मर्जी। देखो, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज। अब आपको ये बात कैसे पता चलेगी कि सामने वाला जो बोल रहा है वो हिंदी में बोल रहा है या इंग्लिश में बोल रहा है? तो जब हम सुन रहे होंगे तो किससे पता चलेगा, साउंड से। अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है तो उस फिर कैसे, किससे पता चलेगा, उसमें जो लिखा हुआ है ना, उसमें जो सेंटेंस लिखा हुआ है, पूरा स्पीच बना हुआ है, उसमें सेंटेंस हैं, उसमें वर्ड्स हैं, उसमें क्या है, लेटर्स हैं। तो हमें उससे किससे पता चलेगा, लेटर से। अगर लिखा हुआ है तो किससे पता चलेगा, लेटर से। बोल रहे हैं तो किससे पता चलेगा, साउंड से। तो लैंग्वेज आती कहाँ से है, साउंड से। आती कहाँ से, इसका मतलब ये समझ लेना कि हमें पता कैसे चलती है, साउंड से। और वो जो साउंड है वो किससे प्रोड्यूस होती है। अगर मैं बोलूँ हिंदी, तो आपको ना हिंदी ऐसे, तो ही की साउंड आया, न का साउंड आया, दी का साउंड आया। तो ये हमें पता चल गया कि ये वाले जो साउंड है ना वो हिंदी लैंग्वेज के है। अगर मैं बोलूँ साइंस, तो हमें जो साइंस का साउंड आया, उस साउंड से हमें पता चल गया कि ये इंग्लिश का साउंड है, तो इंग्लिश का वर्ड हो गया। तो साउंड कहाँ से आती है, किसी भी भाषा की सबसे छोटी जो यूनिट होती है ना, जिससे भाषा की शुरुआत होती है, वो होता है उसका लेटर्स। ठीक है, अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, देखो, पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसे पढ़ें कि क्लास में बैठे हैं और अगर कोई पूछा जाए कुछ बात तो उसका जवाब देना है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश। ठीक है, ये बताओ कितने अल्फाबेट होते हैं। तो हो सकता है किसी का आंसर हो 26, किसी का आंसर कुछ और भी हो सकता है, किसी का आंसर हो 1,
या किसी का कोई कुछ और भी बोल रहा होगा, मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो कितने लोगों को लगता है कि इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। कितने को लगता है? 1। अपना ना, जब आप पढ़ रहे हो ना, तो अपने दिमाग में ऐसा मानिए कि जैसे क्लास चल रही है, आंसर देना, इससे ना आप ज्यादा सीख पाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंग्लिश में 26 अल्फाबेट नहीं होते ना, 20 होते। कितने अल्फाबेट होता है? 1, ठीक है। अल्फाबेट कितना होता है? 1। अल्फाबेट का मतलब ही होता है लैंग्वेज। बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातें हैं जो हम आगे बढ़ने से पहले सीखेंगे, क्योंकि हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। चलो, कितने अल्फाबेट हुए? 1। अब ये अल्फाबेट आपसे पूछा जाए कि कौन सा अल्फाबेट होता है इंग्लिश में, बता पाओगे? ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड। ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ए से लेके जेड तक का, इसको क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। मतलब इनको जब कंबाइन करके एक साथ बोला जाता है तब क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अगर मैं पूछूं ये सी क्या है, तो ये है लेटर। ये बी क्या है? ये है लेटर। ये एक्स क्या है? ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, ठीक है। तो हमें एक छोटी सी बात यहाँ से ये पता चली कि इंग्लिश या कोई और भाषा, कोई भी लैंग्वेज हो, सारी लैंग्वेज में नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने होते हैं? ओनली 1। और ये जो लिखा हुआ है ना, ए बी सी, या जो हिंदी में अपन लिखते हैं का खा ग, वो क्या होते हैं? उसी लैंग्वेज के अल्फाबेट, उसी लैंग्वेज के लेटर होते हैं, ठीक है। तो साउंड कहाँ से आती है? साउंड आती है लेटर से। पता चला? जैसे देखो, मैं लिखूं CAR, तो इसको क्या बोलेंगे? कार। कहाँ से आई साउंड? CA मिलके का बना, आर से बना रहा है। तो ये जो साउंड आ रही है ना, वो कहाँ से आ रही है? इन लेटर से आ रही है। साउंड प्रोड्यूस कौन करता है? लेटर। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, किसी भी भाषा का यूज क्या होता है? कम्युनिकेट करने के लिए। तो वो हो सकता है रिटर्न में हो, वो हो सकता है ओरल हो, बोल के भी हो सकता है और लिख के भी हो सकता है। तो अगर लिख के होता है या बोल के होता है, तो लेटर का तो कोई मीनिंग नहीं होता। अगर मैं लिखूं के, इस लेटर का क्या मीनिंग है? तो आप बोलोगे सर इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। अगर मैं लिखूं एक्स, इसका क्या मीनिंग है? वो वाली एक्स मत समझ लेना, ठीक है। इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो लेटर का कोई मीनिंग होता ही नहीं है। अगर लेटर का मीनिंग ही नहीं होता तो हम दूसरे से बात करने के लिए भाषा का, लैंग्वेज का यूज कैसे कर पाएंगे फिर? तो इसलिए हमें इन लेटर्स को मीनिंगफुल बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वर्ड्स की। किसकी जरूरत पड़ती है? वर्ड्स की। अब वर्ड क्या होता है? इन लेटर को आपस में मिलाएंगे और उसका एक मीनिंग निकलेगा, उसका एक मीनिंग निकलेगा, सेंसिबल मीनिंग, जिससे हम कुछ समझ पाएंगे। उसको क्या बोलेंगे? वर्ड। तो चाहो तो आप यहां से वर्ड की डेफिनेशंस लिख लो। वर्ड इज ए group of letters which have a sensible and complete meaning. वर्ड क्या होता है? वर्ड इज ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स का ग्रुप होता है जिसका एक सेंसिबल और कंप्लीट मीनिंग होता है, उसको क्या बोलेंगे? वर्ड। जैसे मैं लिखूं पेन, पी क्या है? एक लेटर है। ए क्या है? एक लेटर है। एन क्या है? एक लेटर है। जब इन तीनों को, ई नहीं ए, जब इन तीनों को मिला दिया, PEN बोला, तो इसका एक मीनिंग निकला, जिसे हम लिखते हैं तो उसको पेन बोलते हैं। बुक क्या है? वर्ड है। बी इटसेल्फ एक
लेटर है, ओ इटसेल्फ एक लेटर है, ये भी ओ एक लेटर है और ये भी एक लेटर है, बट इनको कंबाइन कर दिया तो ये मीनिंगफुल बन गया, तो इसको क्या बोल दिया, वर्ड। देखो, किसी भी चीज को सीखने से पहले उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। ये इसका ओरिजिन क्या है, ऐसा हम करते क्यों हैं? जैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, टाइप ऑफ वर्ड जिसको बोलते हैं, तो वो आए कैसे, कहाँ से आए, क्यों उसको बनाया गया, तो ये चीजें समझने के लिए ना हमें इन सब छोटी छोटी बातों की जरूरत पड़ेगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो कहाँ से आती है, साउंड से प्रोड्यूस होती है। साउंड लेटर से प्रोड्यूस होता है, और लेटर का देखो मीनिंग नहीं होता, लेटर में सिर्फ क्या होता है, साउंड होता है। लेटर में साउंड तो होता है और मीनिंग, मैं एम ही लिख रहा हूँ, मीनिंग नहीं होता। तो हमें इस लेटर को मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कंबाइन करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, जिससे क्या बनता है, वर्ड बनता है। ठीक है, उस वर्ड का एक मीनिंग निकलता है। अब फिर वहीं आ जाते हैं, मैंने बोला कि लैंग्वेज का यूज होता है कम्युनिकेट करने के लिए। अब मैं किसी को कुछ बताना चाह रहा हूँ, दुनिया में एक अकेला ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिससे मैं अपनी पूरी बात बता सकूं। तो हुआ क्या, हमने लेटर्स को मीनिंगफुल तो बना लिया, मीनिंगफुल तो बना लिया, बट अभी भी वो अधूरे रह गए। मतलब एक ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिससे मैं कोई एक पर्टिकुलर कोई फीलिंग बता पाऊँ। जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कल मैं दिल्ली जाऊँगा, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। तो इसके लिए मेरे पास एक सिंगल ऐसा कोई वर्ड नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात, एक ऐसा सिंगल कोई वर्ड नहीं है जिससे मैं ये पूरी बात बता पाऊँ। तो मेरे को ना बहुत सारे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन करना पड़ा, उन सबको आपस में जोड़ना पड़ा। ठीक है, तो उन जो वर्ड्स को जोड़ा तो वो क्या बन गया, सेंटेंस। वर्ड को जोड़ा तो क्या बन गया, सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होता है, जो वर्ड होता है वैसे ही सेंटेंस बन गया। वर्ड किससे बना, लेटर से, सेंटेंस किससे बन गया, वर्ड से। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट हैज ए सेंसिबल एंड कंप्लीट मीनिंग, जिसका एक सेंसिबल और पूरा मीनिंग होना चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे, उसको सेंटेंस बोलेंगे। इसकी भी डेफिनेशन लिख लो। सेंटेंस इज ए group of words that has a sensible and complete meaning. सेंसिबल, SCNSI। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस होता है वर्ड्स का ग्रुप जिसका एक अपना मीनिंग हो। जैसे कि राम इज ए स्टूडेंट। अब देखो, राम इसमें क्या है, एक वर्ड है, इज क्या है, एक अलग वर्ड है, ए क्या है, एक अलग वर्ड है, और स्टूडेंट क्या है, एक अलग वर्ड है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ए जो है ना, इसको हम यहाँ पे लेटर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, लेटर में मैंने क्या बताया कि साउंड तो होता है, मीनिंग नहीं होता, बट यहाँ पे जो ए लिखा है ना, इसका मीनिंग भी है, इसका मीनिंग है वन। तो इस पूरे सेंटेंस में कितने वर्ड हुए, चार वर्ड हुए। कितने वर्ड्स हुए, फोर वर्ड्स। ठीक है, अब ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किसका ग्रुप करना पड़ता है, किसकी ग्रुपिंग करनी पड़ती है, वर्ड्स की। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमने चार वर्ड्स को ग्रुप किया, तो हमारा क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया, और इसका एक मीनिंग भी निकल रहा है कि राम जो है वो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट मतलब पढ़ने वाला बच्चा। ठीक है, तो राम स्टूडेंट है, ये एक मतलब बन गया सेंटेंस। अगर मैं ऐसे ही लिख दूं, ए कमल गोइंग इंडिया,
मतलब इसका कोई मीनिंग निकल रहा है क्या? इसका कोई सेंसिबल मीनिंग निकल रहा है? इंडिविजुअल तो मीनिंग निकल जाएगा, ए वन कमल किसी का नाम हो गया, गोइंग कॉन्टिन्यूस फॉर्म होगी गो की, इंडिया कंट्री का नाम हो गया, बट इसका ग्रुपिंग जब अपने वर्ड्स की तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा और सेंसिबल नहीं बन रहा, तो ये सेंटेंस नहीं है। मैं ये छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि जब हम वर्ड्स से सेंटेंस बनाएं तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर हमें कौन सिखाती है? ग्रामर सिखाती है, कौन सा वर्ड कहाँ आएगा, और फिर उसका एक सेंसिबल मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जब फॉलो होंगी तब वो जाके सेंटेंस कहलाता है, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं कहलाता। ठीक है, उम्मीद है ये छोटी छोटी बातें आपको यहाँ तक समझ आई होंगी। आप चाहें तो इसको लिख ले, मैं एक बार हट जाता हूँ, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। मैंने बताया कि वर्ड्स जो होते हैं ना वो किससे बनते हैं? लेटर से। लेटर का ग्रुप जिसका अपना कोई मीनिंग, तो क्या कहलाता है? सेंटेंस। अब देखो, जैसे अपना बॉडी है, अपना जो शरीर है, उसमें अलग अलग ऑर्गन है, हैंड है, ईयर है, नोज है, माउथ है, आई है, तो सबका अपना अपना क्या है? फंक्शन है। फंक्शन मतलब अपना काम है। अगर मैं बोलूँ हाथ, तो इस मार्कर से मैं लिख सकता हूँ, हाथ से मार्कर पकड़ूंगा और लिख दूंगा। अगर मैं चाहूँ कि ये लिखने का काम मैं कान से करूँ, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हाथ का अपना यूज है, बात समझना ध्यान से, हाथ का अपना यूज है और कान का अपना यूज है। कान का काम है जिससे हम सुनते हैं, सेंस ऑर्गन है। आई का काम है जिससे हम देखते हैं। नोज का काम है स्मेल करना। माउथ का काम खाना भी खाना होता है, बोलना भी होता है। तो ये बात हुई कि जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन है उसका अपना एक काम बटा हुआ है। ठीक है, वो वही ऑर्गन करे तो सही है, अदरवाइज होता भी नहीं है। तो ऐसे ही जो वर्ड्स है ना, उनके भी अपने काम है। जैसे हाथ से मैं लिख भी सकता हूँ, हाथ से मैं खाना भी खा सकता हूँ। तो जरूरी नहीं है किसी भी एक ऑर्गन का एक ही फंक्शन हो, मतलब एक ही काम हो, नहीं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, मतलब सेवरल मल्टीपल भी हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकता है। तो ऐसे ही जो अपन ने वर्ड लिखे ना, जैसे मैंने बताया था वर्ड, उन वर्ड्स का भी अपना, पर्टिकुलर वर्ड का अपना एक काम होता है। तो वो उसके बेस पे, उसके काम के बेस पे उसको कैटेगराइज कर दिया गया, उसको बांट दिया गया। ठीक है, और उसी को हमने बोला पार्ट्स ऑफ स्पीच या टाइप ऑफ वर्ड, या फिर कहीं कहीं आपको मिल जाएगा पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस के पार्ट, स्पीच के पार्ट, या फिर टाइप ऑफ वर्ड्स, कुछ भी लिख लो। मैं लिख देता हूं टाइप ऑफ वर्ड्स। और ये ध्यान रखना उसके किसके बेस पे है? ये फंक्शन के बेस पे। किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड लिखा हुआ है उसकी पहचान, उसका यूज होता है उसके काम के आधार पे। तो टाइप ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। कितने टाइप के होते हैं? आपको बुक में ना 8 ही मिलेंगे, जनरली आपको बुक में 8 मिलेंगे, पर अपन 9 पढ़ेंगे। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, कंजंक्शन होता है, प्रेपोजिशन होता है, इंटरजेक्शन होता है, और एक नाइन्थ भी पढ़ेंगे वो डिटर्मिनर्स। ठीक है, हो सकता है बुक में आपको ये वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं मिले और इन दोनों को एक साथ पढ़ा दिया जाता है, एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स को, पर ये इनमें थोड़ा डिफरेंस भी होता है, तो हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। मैं फिर से बताता हूँ, जो वर्ड्स होते हैं
उनकी अपनी कैटेगरी होती है, उनकी अपनी क्लास होती है, उनका अपना काम होता है। उसके आधार पर क्या करते हैं, उनको डिवाइड कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। और जो नाउन बनाया उसको एक अपना काम दे दिया कि भाई नाउन का काम ये है सेंटेंस में। प्रोनाउन बनाया उसका अपना काम बांट दिया। वर्ब बनाई उसका अपना काम बांट दिया। एडजेक्टिव बनाया उसको अपना काम दे दिया। तो ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इनका अपना अपना काम है। अगर ये वर्ड जहाँ पे लिखे हुए हैं और वो किसी का पार्ट्स ऑफ स्पीच मान लो फिक्स्ड है, कोई वर्ड है ऐसा जो नाउन ही है, हो सकता है वो कहीं नाउन की तरह काम करे, कहीं वर्ब की तरह काम करे, पर कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड ही होते हैं और वो बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर क्या होता है वो अपनी आदत को बदल लेते हैं सेंटेंस की स्ट्रक्चर के अनुसार। पर मान लेते हैं कि कोई ऐसा वर्ड है जो सिर्फ नाउन है और उसको वर्ब की जगह लिख दिया, सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि नाउन का अपना काम है, वर्ब का अपना काम है। तो ध्यान रखना हर एक सेंटेंस में जो वर्ड लिखे होते हैं उनकी एक कैटेगरी होती है और वो इनमें से कोई एक होगी। इनमें ये जो 9 लिखे हुए हैं ना, इनमें से कोई एक ही होगा, इनके अलावा नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बेस पे हम पढ़ेंगे ग्रामर को कि नाउन का जो काम है, नाउन का काम है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट बनना। प्रोनाउन का काम भी वही है। तो इनके काम तो हम समझेंगे बाद में। अभी एक छोटी सी चीज मैं इंट्रोड्यूस और कर देता हूं आपको, ये आपने लिख लिए होंगे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बहुत ही ज्यादा काम आते हैं ये दोनों वर्ड। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखो कोई भी सेंटेंस लिखा होता है, जैसे मैं लिख देता हूं एक, मोहन इज ए डॉक्टर। ये कोई सेंटेंस लिख दिया मैंने बहुत छोटा सा, मोहन इज ए डॉक्टर। मेरे को ये बता दो कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। तो हमें क्या होता है जनरली जो आसान आसान सेंटेंस होते हैं उनमें पता चल जाता है, सबसे पहले लिखा होता है और कोई नाउन और प्रोनाउन होता है, तो पहचान लिया हमने कि ये सब्जेक्ट है। मोहन क्या है, सब्जेक्ट। अब मेरे को ये बताओ कि तुम्हें कोई पूछ दे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट बोलेंगे किसको, मतलब एज ए डेफिनेशन क्या होती है सेंटेंस सब्जेक्ट की। तो ध्यान रखना सेंटेंस में वो वर्ड, वो पर्सन, वो थिंग, वो प्लेस या वो एनिमल, कुछ भी हो सकता है। एनिमल हो सकता है, पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकती है। तो उस वो वर्ड जो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग को रिप्रेजेंट करे, तो जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, पर्सन, थिंग, जिसके बारे में सेंटेंस में क्या हो रही है, बात की जा रही है, सेंटेंस में बोला जा रहा है, वो जो सेंटेंस जिसके लिए लिखा जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में क्या हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट। बाकी जो बच गया उस वर्ड, उस सब्जेक्ट, उस पर्सन, उस थिंग के बारे में क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, वो जो कहा जा रहा है या जो बताया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, वो क्या होता है, प्रेडिकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही है, प्रेडिकेट होता है उसके बारे में जो बात हो रही है। अब देखो इस सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है, मोहन के बारे में। मोहन के बारे में क्या बात हो रही है कि वो एक डॉक्टर है। ठीक है, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हुआ, जिस पर्सन या थिंग के बारे में हम टॉक कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट। और जो भी बात करी जा रही है ना वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। ओके, अगर ये आपको पहचान में आ रहा है तो आप चाहो तो डेफिनेशन लिख लो, सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट और प्रेडिकेट व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। अब मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, द ब्यूटीफुल गर्ल is dancing there।
द ब्यूटीफुल गर्ल इज डांसिंग देयर। मेरे को बताओ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सबसे पहले सोचना है कि किसके बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? गर्ल के बारे में। कौन सी गर्ल के बारे में बात हो रही है? कैसी गर्ल के बारे में बात हो रही है? द ब्यूटीफुल। ठीक है, ऐसी गर्ल जो सुंदर है, मतलब दा लगा दिया, इसका मतलब वो फिक्स हो गया। तो ये जो पूरा वर्ड लिखा हुआ ना, ये जो पूरी नाउन फ्रेज लिखी है, गर्ल एक नाउन है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, द एक डिटर्मिनर है, जो इस गर्ल नाउन के लिए ही यूज हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? नाउन फ्रेज। फ्रेज क्या होती है, क्लोज क्या होता है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो ये पूरा क्या है? सब्जेक्ट। और क्या बोला जा रहा है इसके बारे में? कि वो डांस कर रही है वहां पर। ये क्या है? प्रेडिकेट। बात समझ आई? सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, जो बात की जा रही है वो कहाँ लिखा होता है? प्रेडिकेट में। और प्रेडिकेट जनरली ना वर्ब से शुरू होता है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? इज डांसिंग। इज हेल्पिंग वर्ब है और डांसिंग मेन वर्ब है। चलो एक सेंटेंस और लिखता हूँ। थर्ड, once there was a crow। सृष्टि करो लिखा। वंस देर वाज ए क्रो। मेरे को बताओ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? देखो, पढ़ने के लिए ना आपको बोलना भी पड़ेगा, आपको साथ साथ मतलब एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लाइक क्लास की तरह। ठीक है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले ही लिखा हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है क्रो। अब ये थ्रस्टी किसके बारे में लिखा हो? थ्रस्टी एक एडजेक्टिव है जो क्रो के बारे में बता रहा है, प्यासा कौन है? क्रो। और ए किसके बारे में लिखा हुआ है? ये डिटर्मिनर है जिसको आर्टिकल भी बोलते हैं, ये भी क्रो के लिए जो है। तो ये जो पूरा नाउन फ्रेज है ना, ए थ्रस्टी क्रो, ये सब्जेक्ट है। इसमें ये वर्ड नाउन है, ये वर्ड एडजेक्टिव है, ये वर्ड डिटर्मिनर है। ठीक है, ये कैसे पहचानते हैं ये हम धीरे धीरे जब वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा। अभी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना जब वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे तो उनका यूजेज पढ़ेंगे तो बड़ा काम आएगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, अब मैं एक दो सेंटेंस आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ और बताना। A barking sound hears the shepherd। तो on the top of the hill lived a hermit। On the top of the hill lived a hermit। Third, Kamal the smart boy absent today। Fourth, a sick room should be well aired। चलो ये चार एक और लिख देता हूँ। My friend
मोहित वेंट टू आगरा। चलो, ये 5 सेंटेंस मैंने लिखे हैं। एक बार वीडियो को पॉज करो और अपने आप ना इनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानो, फिर मैं आंसर बताता हूँ। मैं एक बार बाहर हो जाता हूँ। देखो, पहला सेंटेंस, ए बार्किंग साउंड हियर्स द शेपर्ड। अब मैं इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्ड ए हर्मिट। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? कमल द स्मार्ट बॉय absent टुडे। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? ए सिक रूम शुड बी वेल एड। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? देखो, अगर पहचान ना पाओ ना तो क्या करना, वर्ब को पहचान लेना। मतलब वर्ब पहचान लेना, हो सकता है उससे आपको हेल्प मिल जाए कि वो वर्ब किसके लिए यूज हुई है। ठीक है, माई फ्रेंड मोहित वेंट टू आगरा लिखना। ठीक है, माई फ्रेंड मोहित वेंट टू आगरा। मैं ना एक दो बता देता हूँ आपको, बाकी आपका होमवर्क है। ठीक है, जैसे देखो, 5th सेंटेंस, इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? वेंट वर्ब है ना। सब्जेक्ट जनरली ये भी होगा कि जब एक्टिव सेंटेंस होता है ना, एक्टिव, जब वर्ब की एक्टिव फॉर्म लिखी होती है तो उस सेंटेंस में जो वर्ब है उसका जो डूअर होता है ना एक्टिव फॉर्म में, वो सब्जेक्ट होता है। ये जाने का काम किसने किया? मोहित ने। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? मोहित। पर ध्यान देना, मोहित अकेला वर्ड जो है ना वो सब्जेक्ट नहीं होगा। ये जो माई फ्रेंड लिखा हुआ है वो भी मोहित के बारे में लिखा हुआ है, तो ये जो पूरा फ्रेज है ना ये सब्जेक्ट होगा। ठीक है, और वेंट टू आगरा है ना, ये क्या होगा? प्रेडिकेट। चलो एक और बता देता हूं, सेकंड वाला, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्ड ए हर्मिट। अब देखो, इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है वो बता दो। ऑन नहीं है, क्योंकि ऑन प्रेपोजिशन होती है। द टॉप उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब कैसे पहचानते हैं ये हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और फिर से प्रेपोजिशन आ गई, द हिल उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या है? लिव, ये वर्ब है। अब देखो, पैसिव सेंटेंस जो होता है ना, पैसिव सेंटेंस में क्या होता है कि बी की फॉर्म होती है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। पर यहाँ पे हमें कोई बी की फॉर्म नहीं दिख रही और उसके बाद थर्ड फॉर्म नहीं दिख रही। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है? एक्टिव। तो मैं कहने का मतलब, एक्टिव सेंटेंस में क्या होता है, जो वर्ब होती है ना उसका जो डूअर होता है ना वही सब्जेक्ट होता है। तो ये जो लिव वर्ब लिखी हुई है, इस लिव वर्ब को, मतलब इसका काम, रहने का काम किसने किया होगा? हमिट ने। ठीक है, तो ये जो ए हमिट है ना ये है सब्जेक्ट। ऐसा पर्सन जिसको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं हो, मतलब एक सन्यासी टाइप का आदमी, जाके पहाड़ी की चोटी पे रहने लग गया। तो ये जो ए हमिट लिखा है ना ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है? प्रेडिकेट। उम्मीद है बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। 1 2 3 ये आपका है होमवर्क। ठीक है, कर लेना, आंसर कमेंट कर देना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय।